हेलो दोस्तों, ये इंडियन जियोग्राफी का पार्ट नंबर 11 है। इससे पहले 10 पार्ट करवाए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी पार्ट्स को जरूर देख लें, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी हो और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जाके उन पार्ट्स को पहले देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और आज का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आप सभी को मिलती रहें। तो चलिए आज तो लास्ट वीडियो में हम भारतीय कृषि को डिस्कस कर रहे थे, उसके कुछ टॉपिक रह गए थे, उन्हें यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे गेहूं की फसल के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे आता है यूपी, उसके बाद आता है पंजाब और उसके बाद आता है हरियाणा। तो उत्पादन में यानी गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 आपका यूपी हो जाएगा, सेकंड नंबर पर पंजाब और थर्ड नंबर पर आपका आएगा हरियाणा। तो तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जहाँ गेहूं का उत्पादन नहीं किया जाता। तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है यहाँ पे गेहूं का उत्पादन नहीं किया जाता। तो एकमात्र ऐसा स्टेट है तमिलनाडु। सोनालिका, साबरमती, हीरा मोती सोना और RR21 गेहूं की प्रमुख नस्लें हैं। तो काफ़ी बार पूछा जाता है और फसलों की जो नस्लें होती है उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी नस्ल है और ये कौन सी फसल से संबंधित है। तो याद रखिएगा, सोनालिका, साबरमती, हीरा और मोती सोना और RR21 जो है आपकी गेहूं की प्रमुख नस्लें हैं। अगला देखेंगे मक्का के बारे में। तो कर्नाटक नंबर 1, सेकंड नंबर आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर महाराष्ट्र। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी फसल है। जवार, विजय, अंबर और डेक्कन मक्का प्रमुख नस्लें हैं। तो याद रखिएगा, ये जो प्रमुख फसलें हैं इनके नाम है जवार, विजय, अंबर और डेक्कन। यहाँ पे देखेंगे बाजरा के लिए नंबर 1 पे आता है महाराष्ट्र। ज्वार में भी सबसे नंबर 1 पे आता है महाराष्ट्र। मोटा अनाज में राजस्थान, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। दलहन में सबसे ऊपर MP, यूपी, राजस्थान। चना में MP आता है। तिलहन में आपका MP, राजस्थान और गुजरात। मूंगफली में गुजरात। सोयाबीन में भी MP आता है। सरसों में राजस्थान और यूपी आता है। नारियल में आता है केरल और सूरजमुखी में आता है कर्नाटक। तो फसलों के उत्पादन में ये कुछ राज्य हैं और जो प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखेंगे नकदी फसलों के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि गन्ना नकदी फसल होती है जिसका उत्पादन नंबर 1 जो होता है वो होता है यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु में किया जाता है। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। तो याद रखिएगा कि जो गन्ना का उत्पादन है वो नंबर 1 तो यूपी में किया जाता है, लेकिन चीनी उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा किया जाता है महाराष्ट्र में, जबकि गन्ना उत्पादन में महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आता है। कपास देखेंगे तो कपास भी आपकी एक नकदी फसल है। तो नंबर 1 आता है गुजरात, सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कपास को और क्या कहा जाता है, यहाँ सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। नंबर 1 पे जो उत्पादन होता है गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में और फिर आंध्र प्रदेश में होता है। आगे देखेंगे जूट, ये सभी नकदी फसल है। तो याद रखिएगा, ये भी आपको याद रखना होता है कि निम्न में से दी गई कौन सी नकदी फसल है। तो ये भी आप सभी को बताना पड़ता है, जैसे कि इनमें से रबी फसल कौन सी है, खरीफ फसल कौन सी है, ये आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे देखेंगे जूट में नंबर 1 पे आता है पश्चिम बंगाल, फिर बिहार और फिर असम। और जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो जूट को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा। अगला देखेंगे रबर। तो रबर आपका नंबर 1 केरल और फिर त्रिपुरा। रेशम की बात करें तो कर्नाटक नंबर 1, मेघालय और जम्मू कश्मीर। भारत अकेला देश है जहां सभी प्रकार की रेशम उगाई जाती है। तो याद रखिएगा, सभी प्रकार का जो रेशम है इंडिया में उगाया जाता है। नंबर 1 आपका आता है सैसूत, तसर, मूंगा और इरी। ये कुछ रेशम के प्रमुख नस्लें हैं जिनके बारे में मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया है। अब चाय की बात करेंगे तो असम में सबसे नंबर 1, फिर पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु। कॉफ़ी की बात करेंगे कर्नाटक। फल की अगर बात करें हम तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। कुल फलों का 2/3 आम, केला होता है। तो याद रखिएगा, फसलों में जो सबसे ज़्यादा अगर पाया होता है वो होता है आम और केला। इनकी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यानी 2/3 जो होता है वो आम और केला होता है। यानी आप मान सकते हैं लगभग 66% जो फल होते हैं उनमें आम और केला का भाग है। सब्जी की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल और यूपी। दूध की बात करते हैं तो यूपी और आंध्र प्रदेश। मसाले केरल में। प्याज आपकी महाराष्ट्र में और आलू आपका यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार। केसर आपका जम्मू कश्मीर और अफीम आपकी यूपी। भारत के 3 सबसे बड़े अन्न उत्पादक राज्यों के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहला आता है यूपी, नंबर 2 पे पंजाब और नंबर
थर्ड पे आता है आपका एमपी। तो यूपी में 20% जो जितनी उत्पादन होता है इंडिया में उसका 20% यूपी में होता है और पंजाब में 12 से 13%, बाकी का कुछ पार्ट जो होता है वो एमपी में होता है। अब देखेंगे यहाँ पे बफर स्टॉक के बारे में। बफर स्टॉक में सर्वाधिक योगदान पंजाब द्वारा किया जाता है, जिसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पंजाब को। और बफर स्टॉक में सर्वाधिक जो योगदान होता है वो होता है पंजाब का। चलिए आज का टॉपिक ये जो था कृषि वाला यहीं पे खत्म हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे भारतीय चट्टानों के बारे में जान लेते हैं। तो भारत की चट्टानों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 आता है उत्तर की पर्वतमाला, सेकंड पे उत्तर भारत का मैदान और नंबर 3 पे आता है प्रायद्वीपीय पठार। सबसे पहले देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो ये गोंडवाना लैंड की एक ही भाग है जो विश्व का प्राचीनतम चट्टान है। इसे 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आर्कियन तंत्र की चट्टानें, ये चट्टानें नीस और शिस्ट से निर्मित है। बुंदेलखंड, बेल्लारी, कर्नाटक, बंगाल, नीलगिरी में इनका विस्तार है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो ये आर्कियन तंत्र की चट्टानों के अपरदन से बनी है। भारत में सर्वाधिक खनिज इसी तंत्र में पाए जाते हैं, लोहा, तांबा, सोना आदि। इन चट्टानों का विस्तार कर्नाटक में धारवाड़, बेल्लारी, अरावली, एमपी में मालाघाट और रीवा, छोटा नागपुर का पठार आदि में है। अगला देखेंगे कडप्पा तंत्र की चट्टानें। तो इन चट्टानों का निर्माण धारवाड़ तंत्र की अपरदन से जुड़ा हुआ है। इसका विस्तार कृष्णा नदी की घाटी नल्लामलाई में है। अब देखेंगे विद्या तंत्र की चट्टानें। तो इन चट्टानों का निर्माण विद्या तंत्र की चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इसका विस्तार चित्तौड़ से सहसाराम बिहार तक फैला हुआ है। गोंडवाना तंत्र की चट्टानें, तो इन चट्टानों का विस्तार विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ है। दामोदर, महानदी और गोदावरी की घाटी में इनका सर्वोत्तम रूप पाया जाता है। 98% कोयला इन्हीं चट्टानों में मिलता है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि कोयला कौन सी चट्टानों में मिलता है, तो गोंडवाना तंत्र की चट्टानों में सबसे अधिक कोयला मिलता है जो कि 98% पाया जाता है। दक्कन का पठार, तो दक्कन के पठार के बारे में बात करें तो ये चट्टानें विदर्भ क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला देखेंगे भारत में खनिज। तो भारत में खनिज की बात करेंगे तो खनिज अयस्क के रूप में निकाला जाता है जिसमें अशुद्धियाँ होती हैं। अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने को धातु कर्म कहते हैं। तो याद रखिएगा जो खनिज निकालते हैं, जो अयस्क निकालते हैं, उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं और जिन्हें दूर किया जाता है वो किया जाता है धातु कर्म के द्वारा, जिससे धातु कर्म कहा जाता है। खनिज प्राय जंगली और पठारी भागों में पाए जाते हैं जहाँ आदिवासी निवास करते हैं। इनकी अज्ञानता का लाभ उठाते हुए खनिजों का अनियमित तरीके से दोहन किया जाता है। यही कारण है कि खनिज बहुल राज्य में पिछड़े हुए हैं। वास्तव में खनिजों का समुचित दोहन ही विकास का आधार है। अगला देखेंगे भारत में सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य। तो सबसे नंबर 1 पे आपका आता है उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड। नंबर 6 पे गुजरात, नंबर 7 असम, एमपी, पश्चिम बंगाल और आपका गोवा। तो ये 10 ऐसे राज्य हैं जो कि खनिज संपन्न राज्य हैं, जो कि सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्यों के यहाँ पे हमने आप सभी को नाम बताए हैं और 10 स्टेटों के यहाँ पे नाम आप सभी के सामने हैं जो कि आप सभी को याद रखने हैं। भारत में सर्वाधिक खानों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा खान है नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, एमपी और झारखंड। अगला देखेंगे जम्मू कश्मीर में यूपी, अरुणाचल प्रदेश में खनिजों की दृष्टि से विपन्न है और राजस्थान को खनिजों का अजायब घर यानी म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा म्यूजियम ऑफ मिनरल्स की अगर बात की जाए तो राजस्थान को कहा जाता है। दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहते हैं। कोयला सबसे महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है। 2/3 ऊर्जा आवश्यकताएं इन्हीं से पूरी की जा सकती हैं। इसे ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कोयले का एक दूसरा नाम है जिसे ब्लैक डायमंड कहा जाता है। भारत में पेट्रोलियम, यूरेनियम और सोना अत्यल्प मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि लोहा और अब्रक जैसे खनिजों का भारत में निर्यातक है। तो याद रखिएगा भारत में जो सबसे अधिक पाए जाते हैं ऐसे खनिज पाए जाते हैं जैसे कि अब्रक की बात करें, लोहा की बात करें, तो इसके मामले में भारत निर्यातक भी है, यानी अपने देश में इतना पाया जाता है कि हम अन्य देशों को निर्यात भी इसका करते हैं। जबकि वहीं पे पेट्रोलियम, यूरेनियम और सोना जैसी चीज़ें हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। अगला देखेंगे कोयला। कोयला 3 प्रकार का होता है। तो 3 याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक और कोयला से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो नंबर 1 पे आता है एंथ्रेसाइड, नंबर 2 पे आता है बिटुमेंस, नंबर 3 पे आता है लिग्नाइट। तो एंथ्रेसाइड में जो होता है 90% कार्बन होता है
और स्मोकलेस कोल भी इसे कहा जाता है। और विटामिन्स में होता है 80% कार्बन होता है और लिग्नाइट में होता है आपका 40 से 50% कार्बन होता है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो सबसे टॉप क्वालिटी का जो कोयला आपका होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। तो याद रखिएगा, उसी ऑर्डर में लगाए गए हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है एंथ्रेसाइट, सेकेंड नंबर पर विटामिन्स और नंबर थर्ड पर आता है लिग्नाइट। तो कोयले के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों के बारे में बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल फर्स्ट नंबर पे, झारखंड आता है सेकंड नंबर पर और उड़ीसा आपका आता है थर्ड नंबर पे। आगे देख लेते हैं तो कोयले की प्रमुख खदानों के बारे में जानेंगे। तो पश्चिम बंगाल में जो आपकी रानीगंज सबसे प्रमुख खदानें हैं। 1774 में सर्वप्रथम यहीं से कोयला उत्खनन प्रारंभ हुआ। यह भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान है। आसनसोल की बात करेंगे तो ये आपकी पश्चिम बंगाल में है। और बराकर नदी घाटी झारखंड में बात करेंगे तो झरिया, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, करणपुरा, औरंगा, डाल्टनगंज। उड़ीसा में बात करेंगे तलचर और ब्राह्मणी नदी घाटी। एमपी में बात करेंगे सोन नदी घाटी, उमरिया, सुहागपुर, सिंगरौली, तातापानी और रामकोला। नंबर 7 पे बात करेंगे बिहार में तो ललमटिया, जहाँ पे कोयला काफ़ी पाया जाता है। तो कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण, तो कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण के बारे में यहाँ पे जानेंगे। 1972 में 1973 में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सार्वजनिक उद्योग की 2 कंपनियों को कोयला उद्योग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नंबर 1 पे आता है कोल इंडिया लिमिटेड, जो विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। और यहाँ पे सिंगरेनी कोलोराइज, तो इसे लिग्नाइट की भारत में प्रमुख खदान है। अब यहाँ पे देख लेते हैं नई बेली, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अल्मोड़ा आपकी उत्तराखंड में स्थित है और एक आपकी मेघालय में। विगत दिनों में वर्षा में पर्यावरण मंत्रालय ने कोयला खदानों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, गो और नो गो। ठीक है, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। नो गो श्रेणी की खदानों में कोयले का उत्खनन प्रतिबंध कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, जो गो प्रकार जो श्रेणी बनाई गई है उसी में से कोयला उत्खनन किया जा सकता है। नो गो की श्रेणी में अब कोयले का उत्खनन प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब देखेंगे लोहा के बारे में, तो ये उद्योगों का आधार है। लोहे को मूलतः 2 अयस्क होते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लोहे में कौन से 2 मूलतः अयस्क पाए जाते हैं। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों ही लोहे के अयस्क हैं। लोहा उत्पादन में अग्रणी राज्य के बारे में बात करें कि सबसे आगे कौन से राज्य हैं, तो नंबर 1 छत्तीसगढ़, नंबर 2 आपका उड़ीसा और नंबर 3 पे आता है आपका गोवा। झारखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु भी लोहा उत्पादन में अग्रणी है। लोहे की प्रमुख खानें, तो लोहे की प्रमुख खानों के बारे में जानेंगे। नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ में बेलडला और डल्ली राजगरा, रायगढ़, बिलासपुर और सरगुजा। उड़ीसा में क्योंझोर और बरमजादा, गुरी, मैसानी, सुलेपात, बादामपाड़। और नंबर 3 पे झारखंड में सिंह भूमि और डाल्टनगंज। कर्नाटक में बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। पेट्रोलियम की बात करेंगे तो पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहा जाता है। सर्वप्रथम 1859 में पेंसिल्वानिया यूएसए में इसकी खोज की गई थी। 1867 में माकूम असोम में पहला तेल कुआं खोजा गया था। 1890 में डिगबोई असम में तेल कुएं की खोज की गई। यह भारत का सबसे पुराना तेल कुआं है। आज़ादी तक मात्र असोम से ही तेल उत्पादक राज्य था। तो केवल असोम ऐसा राज्य था जहां से तेल उत्पादन होता था। डिगबोई आप सभी को बता दूं इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, आप सभी को पता होगा, जो कि असम में स्थित है। अगला देखेंगे 1960 में अलंकेश्वर खंबात की खाड़ी में तेल की खोज की गई। 1975 में बॉम्बे हाई में तेल उत्पादन प्रारंभ हुआ। यह भारत का EEZ में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहां से कुल उत्पादन का 40% तेल प्राप्त किया जाता है। असम सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य है। राजस्थान दूसरा स्थान है। असम में तेल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों की अगर बात करें तो नंबर 1 पे आता है डिगबोई, नारकटिया, शिवसागर और तिनसुकिया, हगरीजान, मोरन, बदरपुर, पथरिया और मसीमपुर। ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी घाटियाँ तेल उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। कोयले की तरह पेट्रोलियम भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसे NELP शॉर्ट नाम दिया गया, 1999 में इसकी शुरुआत की गई। इसके पश्चात इसके तहत भारत के विभिन्न भूभागों को ब्लॉक के रूप में आवंटित करके तेल खोजने के अवसर प्रदान किए गए। ONGC और कैरियन एनर्जी को बाड़मेर में तेल उपलब्ध हुआ। मंगला, सरस्वती, रागेश्वरी, ऐश्वर्या इस क्षेत्र के प्रमुख तेल कुएं हैं।
रिलायंस को कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल उपलब्ध हुआ, इसे भारत का सबसे बड़ा तेल भंडार कहा जा रहा है। धीरू भाई अंबानी के नाम पर इन कुओं को D1, D2, D6 और D6 कहा जाता है। तो D1 से लेकर D6 वहाँ पे 6 कुएं हैं, तो उन्हें उसी नाम दिए गए हैं, D1, D2 और D6 तरीके से दिए गए हैं, जैसे D1, D2, D3, D4 या D6। तो याद रखिएगा ये सभी नाम उन्हें दिए गए हैं। तो आज के टॉपिक में हम फिलहाल इतना ही कवर करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकते हैं, अनअकैडमी से। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे, जिनसे आप एसएससी की चाहे CGL हो, CPO, स्टेनोग्राफर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इवन आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं और घर बैठे आप इसकी तैयारी कर पाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो आप सभी जाएं और फटाफट से कोई भी क्रैश कोर्स या कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए ऊपर आप सभी को हमारा कूपन कोड मिल जाएगा, स्टडी फॉर ड्रीम्स, जिसे आप यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप इस कूपन कोड को यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें और फटाफट से जाके अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। तो उम्मीद करता हूँ आज सभी लोग जाके अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और आप हमें वहाँ अवधेश कुमार के नाम से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे फॉलो करके आने वाली हमारी लाइव क्लासेस का बेनिफिट ले सकेंगे, जहाँ पे आपको लाइव फ्री क्लासेस, क्रैश कोर्स और आपको स्पेशल कोर्स सभी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठाएंगे और अपने कूपन कोड स्टडी फॉर ड्रीम्स का यूज़ करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे सबसे ऊपर दिख रहा होगा। तो सभी जाएं और फटाफट से इंडिया के टॉप एजुकेटर से अच्छी एजुकेशन लेके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करें, जहाँ पे आपको बहुत ही किफ़ायती दामों में आपको सभी क्रैश कोर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, जिससे आप कूपन कोड को भी यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट लेंगे। फटाफट से जाएँ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अनअकैडमी एप्लीकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट सबसे ज़्यादा ले पाएँ। तो दोस्तों फटाफट से अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और हमें वहाँ पे फॉलो भी कर लें। दोबारा से फिर से आप सभी से कहना चाहूँगा, कोई भी टीचर हो, मैक्सिमम टीचर आपको जो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं वो आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आप सभी को सबसे पहले मिलती रहें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।